Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. H.C. वर्मा सर की किताब में से हम अनसॉल्व क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते जा रहे हैं और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके कंसेप्ट हर एक चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो उस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज दैट ब्लॉक जिसका मास है 5 kg और जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है, ब्लॉक बी। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। ओके, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए। ओके, सो इस ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑल द सर्फेसेस आर अज्यूम फ्रिक्शनलेस, यानी इन दोनों के बीच में जो सरफेसेस है जहाँ पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है और उसी साथ साथ इस सरफेस पे ये ब्लॉक रख दिया ए ब्लॉक, तो इन दोनों के सरफेसेस जो भी है वो भी फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। ओके, सो बहुत इजी सवाल है। देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन इतना। इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में टेंडेंसी क्रिएट होगी। अब इस टेंडेंसी के कारण ये ब्लॉक आगे जाएगा। ओके, सो जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत इजी होगा, क्योंकि बी का वेट की वजह से इसके मोशन के ऊपर, यानी इस फोर्स की वजह से जो भी मोशन हो रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका वेट इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बार एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया तो हमें यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला भी मिलेगा। ओके, तो बहुत इजी है, हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है इस ब्लॉक का मास विच इज इक्वल्स टू 5 kg। सेकंड, जो भी इसका लेंथ है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर बाद ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ब्लॉक बी नीचे गिर जाएगा। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है ब्लॉक ए का, इट इज इक्वल्स टू हम 20 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। उसके बाद व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, तो अब हमें फोर्स पता है और इस ब्लॉक का मास पता है जिसके ऊपर ये एक्ट हो रहा है, तो इसके बेसिस पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जो भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इट इज इक्वल टू 5 kg, एक्सेलरेशन जो भी होगा इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू कितना दिया है 10 न्यूटन, मास की वैल्यू कितना दिया है 5। सो एक्सेलरेशन जो भी होगा इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इन चारों में एक इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन कौन सा है? यू नो वेरी वेल दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू 0.2 है, तो सभी वैल्यू सब में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0.2 इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, सो हाफ इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट ये 2 गेट कैंसल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, तो t की वैल्यू कितना होना चाहिए? √2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू 0.447। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू ये होता है। सो राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू आएगा t की, इट इज इक्वल टू 0.45 सेकंड। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A man has fallen into a ditch of width D and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope, and two fixed pulleys are shown in figure. Shows that the force assumed equal and both of the friends exerted by the each friends on the rope increases as the man move up. Okay, find the force when the man is at a depth h. बहुत ही easy है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ओके, सो इनका कहना क्या है, देखिए, एक इनका जो भी दोस्त है ये नीचे गिर गया डिच में, तो उसको ऊपर उठाना है. तो यहाँ पे ये सिस्टम है, दो पुलिस है और रोप है उनके पास. तो रोप पे ये बैठ गया और इन दोनों फोर्स अप एग्जर्ट करके उसको ऊपर खींच रहा है. ओके, तो ऐसा यहाँ पे असूम करने को बोला है कि दोनों फ्रेंड्स का जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी सेम है. अब यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट ये व्यक्ति एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ. ये लाइट रोप है, तो जितना फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा एफ. तो उसी तरह यहाँ पे भी उतना ही फोर्स क्रिएट होगा एफ और ये एफ. ओके, इन दिस वे. अब अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम इस व्यक्ति का कुछ इस तरीके का दिखेगा. दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. सो लेट अस अज्यूम दैट ये व्यक्ति इस डॉट से यहाँ पे दिखाया है. अब इसका मास अगर हम m कंसिडर करते हैं इस व्यक्ति का, तो नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा mg. ओके, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इट इज इक्वल टू एफ. इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इट इज इक्वल टू एफ. ये रेड लाइन जो भी है इस रोप को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला इसको इंडिकेट कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम एक एंगल कंसिडर करेंगे. दिस एंगल इज नथिंग बट द थीटा. ओके, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये mg को बैलेंस कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों कंपोनेंट्स, इट इज इक्वल्स टू mg. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2 cos थीटा. ओके, mg अपॉन 2 cos थीटा, ये वैल्यू आ गया f का. अब यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे ये पर्सन ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए. यस, इट गोज ऑन इंक्रीजेस. जैसे जैसे ये व्यक्ति ऊपर जाएगा तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. अगर थीटा की वैल्यू बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगा. अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम होता है तो एफ की वैल्यू बढ़ेगा. ओके, सो इन दिस वे. अब यहाँ पे यही डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने का कहना है कि शो दैट द फोर्स exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ओके, अब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अब उन्होंने दिया है कि डेप्थ h है, तो यहाँ पे हम h कंसिडर करेंगे. दिस इज इक्वल टू h, ये साइड जो भी है h है. यहाँ से लेके यहाँ तक यानी मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस दिया है d, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए d/2. ओके, सो ये डिस्टेंस कितना आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर यानी d²/4. सो दिस इज द वैल्यू. अब मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d²/4 बराबर है. सो इन दिस वे. अब cos थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो भी इक्वेशन आएगा f इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2 एज इट इज है. ओके, cos थीटा की जगह पे h अपॉन अंडर रूट ऑफ h² प्लस d²/4 आएगा. तो यहाँ पे h नीचे और ये बचा हुआ जो भी टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर ये ऊपर आएगा, h² प्लस d²/4. अगर इसमें मैं 1/4 को कॉमन निकालता हूँ
अगर उसको स्क्वायर रूट के बाहर लाता हो तो 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 और यहाँ पे 1/2 है तो ये होगा 1/4। सो mg/4h ब्रैकेट पे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 4h² प्लस d²। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो इतना फोर्स उसको एग्जर्ट करना पड़ेगा जब वो h इतने डेप्थ में है, उस वक्त की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एलिवेटर शोन इन फिगर is descending with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये डिसेंड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ओके, सो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मान के चलिए कि ब्लॉक ए जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बी पे, और इसकी वैल्यू कितना होगा mg। अब बी इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो भी करेगा वो होगा नॉर्मल। ओके, नॉर्मल। अब मैं ए का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, सिर्फ ए का, तो वो कैसे रहेगा देखिए। दिस इज द ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है, दिस इज द ब्लॉक ए। ऊपर के डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, नॉर्मल। नीचे के डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, इट इज अ mg। ओके, और ये पूरा जो भी एलिवेटर है ये कितने एक्सेलरेशन से डी एक्सलेट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो उसका डी एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इजी बन गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। देखिए, ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो mg ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू a, इज इक्वल्स टू m इंटू a। ओके, व्हाट इज a? a इज द एक्सेलरेशन, दिस वन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू, नॉर्मल की वैल्यू कितना आना चाहिए, mg माइनस ma। अब g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे यहाँ पे, और m कॉमन निकाल लिया। g की वैल्यू कितना है 10, माइनस a की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो ये 2 लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो जो भी नॉर्मल है वो 4 न्यूटन एक्ट हो रहा है। अब जितना नॉर्मल होता है उतना ही फोर्स एग्जर्ट कौन कर रहा है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर, या ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर। दोनों एक्शन रिएक्शन की वैल्यू सेम रहेगा। सो द फाइनल आंसर इज 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। Find the tension in the string if the elevator goes up with the acceleration 1.2 meter per second square. B पूछा है goes up with deceleration 1.2 meter per second square. C पूछा है goes up with uniform velocity. D goes down with acceleration 1.2 meter per second square. Goes down with deceleration 1.2 meter per second square and goes down with uniform velocity. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। एक समझ में आ गए तो पूरे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द एलिवेटर। ओके, तो अब फिलहाल के कंडीशन में ऐसा इमेजिन करके चलिए कि एलिवेटर एक स्टेबल कांस्टेंट है, एक जगह पे फिक्स है। अब यहाँ पे एक वेट एक्ट होगा मास की वजह से, वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस इज equals to mg. Okay, this is equals to m into g. इस mg के कारण यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन इट इज इन अ t. ओके, जब ये स्टेबल है, मूव नहीं हो रहा है, तो उस वक्त t और mg सेम होंगे। ओके, सो t इज इक्वल्स टू mg होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, इट्स अ 9.8। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो भी वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4.9। ओके, 4.9 न्यूटन। इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा जब ये स्टेबल है। अब
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये एलिवेटर आइदर स्टेबल है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मे बी इन अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो भी यहाँ पे वैल्यू इतने होगा, आंसर इतने होगा। सॉरी, दिस इज नॉट अ 4 ये 0.5 ग्राम नहीं है, 0.05 ग्राम है, सॉरी 50 ग्राम है इसलिए। ओके, तो ये वैल्यू कितना आएगा? सो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 0.49, थोड़ा गलत हो गया था। सो 0.49 न्यूटन। ओके, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये फिक्स है, यानी इसकी वेलोसिटी एलिवेटर की 0 है या वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, ये दोनों केस में टेंशन की वैल्यू इतना आएगा, भले ही लिफ्ट ऊपर मूव हो रहा है या नीचे मूव हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन सी जो भी है, गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। इस सी के लिए आंसर 0.49 आएगा, और उसी तरह गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आंसर एफ के लिए भी 4.9 आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन कि जो भी एलिवेटर है इट इज गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2, ऊपर जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर के डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी ऊपर के डायरेक्शन में है, और वो वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे इसमें देखिए लिफ्ट ऊपर जा रहा है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में। तो इसका अगर मैं प्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो मुझे mg-t लेना पड़ेगा कि t-mg लेना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये किस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम एक्सलेट हो रहा है। तो पूरा सिस्टम जो भी है ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? a। ओके, नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? mg, ऊपर के डायरेक्शन में t। सो देयरफॉर हियर t-mg इज इक्वल टू ma लिखना पड़ेगा। सो t-mg इज इक्वल टू ma। आ गया समझ में? क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर एक्सलेट हो रहा है और ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? a। तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, सो t-mg। सो हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू mg प्लस ma अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो g प्लस a। अब a की वैल्यू कितना दिया है? 1.2, और m की वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 9.8 प्लस a की वैल्यू कितना है? 1.2, तो ये होगा 11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये होगा 0.55 न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन। तो फर्स्ट इसका आंसर आ रहा है 0.55 न्यूटन। ओके, अब सेम आंसर आपका कौन सा आएगा? ये वाला ई का आएगा, क्योंकि देखिए गोज डाउन विद द एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड। अब ये जो भी डी एक्सेलरेशन है नीचे के डायरेक्शन में, मीन्स उसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। सो ये जो भी है दिस इज आल्सो द आंसर ऑफ ई। अब डी के लिए फाइंड आउट करते हैं, बी और डी के लिए, तो उस वक्त क्या होगा देखते हैं। ये जो भी एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन it is in a downward direction. Okay, so a is equals to 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसका। ओके, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो पूरा सिस्टम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा कि ये फोर्स ज्यादा होगा? ऑब्वियसली mg ज्यादा होगा। तो सेकंड इक्वेशन जो भी आएगा, सो mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। ओके, सो t की वैल्यू कितना आना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन t की वैल्यू होना चाहिए t इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। सो m इंटू g माइनस a, m की वैल्यू है 0.05 ब्रैकेट में, g की वैल्यू है 9.8 और ये वैल्यू कितना है? 1.2। सो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.43 न्यूटन।
तो ऑप्शन बी का और ऑप्शन डी का जो भी आंसर होगा वो 0.43 न्यूटन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ weighing machine placed on a floor of an elevator. Okay, the elevator start going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerate to stop. Okay, the maximum and minimum weight recorded are 72 kg and 60 kg, assuming that the magnitude of the acceleration and deaccelerations are the same. Okay, find the true weight of the person, b the magnitude of the acceleration. Take g is equal to 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, एक पर्सन है और वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा है यहाँ पे, और दिस इज द एलिवेटर। ओके, अगर एलिवेटर ऊपर एक्सलेट करता है, अगर एलिवेटर ऊपर एक्सलेट करता है लाइक दिस वन विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, ओके, सो यहाँ पे इसका वेट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति का मास अगर m है तो नीचे के डायरेक्शन में mg एक्ट होगा, और इसके ऊपर नॉर्मल जो भी क्रिएट करेगा ये वेइंग मशीन, दैट नॉर्मल इज नथिंग बट द n। सो इस केस में ये ज़्यादा है, यानी ए की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा पूरे सिस्टम के ऊपर ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो एम ए इज इक्वल्स टू नॉर्मल माइनस एम जी होना चाहिए। इसके पहले हमने जस्ट देखा है अभी। ओके, सो एम ए जो भी है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर एन इज इक्वल्स टू, यानी नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, ये हम लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल कितना दिया है जाते वक्त 72 kg, तो एक इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा, तो 72 इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। और जब वो एलिवेटर डी एक्सलेट हो रहा है, पहले वो यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रहा था, उसके बाद डी एक्सलेट हो रहा है। ओके, डी एक्सलेट हो रहा है, इसका मतलब जो भी है इस जो भी डायरेक्शन होगा ये रिवर्स होगा, तो ये डायरेक्शन हम रिवर्स कर लेंगे लाइक दिस वन। ओके, उस वक्त उसका वेट कितना आ रहा है, सो नॉर्मल का इक्वेशन जो भी आएगा एम जी माइनस एम ए आएगा, सो नॉर्मल की वैल्यू कितना है उस केस में 60, तो 60 इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं सिंपली। अगर मैंने ऐड कर देता हूं इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहां पे ये देखिए ये एम ए गेट कैंसल, तो 72 प्लस 60 इट इज इक्वल्स टू 132 इज इक्वल्स टू 2 mg। ओके, सो mg एक्चुअल वेट जो भी है उस व्यक्ति का, इट इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 66 न्यूटन। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे जाके यहाँ पे लाइट वेट स्ट्रिंग नहीं रहेगा, लाइट वेट पुली नहीं रहेगा, तो हमें इनको कंसिडर करके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो सिचुएशन जो भी दिया है, यहाँ पे एक बैलेंस है जो इसको रीड कर रहा है, उसका वेट कितना है। लेकिन ये जो भी सिस्टम है ये एक एलिवेटर में है और ये एलिवेटर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलरेट हो रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी चीज ऊपर एक्सलेट होता है तो जी इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितना आना चाहिए, इफेक्टिव की वैल्यू आना चाहिए जिसको हम जी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू जी प्लस जी बाय 10, क्योंकि इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, तो हम इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अब इस सिस्टम को, एक बार आपने जी इफेक्टिव फाइंड आउट कर लिया तो इसको भूल जाइए।
ओके, अब सिर्फ इस सिस्टम को हम अज्यूम करते हैं। तो ये जो भी मास है 3 kg, तो इस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा। ओके, और यहां पे भी इस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। जो भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, दैट फोर्सेस इज इक्वल टू m यानी 3 इंटू जी डैश, 3 इंटू जी डैश, और यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा, इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू जी डैश। ओके, अब ये मास ज्यादा है तो सिस्टम इस साइड एक्सेलरेट हो रहा है, तो सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन a, उसको हम a कंसिडर करेंगे, और ये मास नीचे के डायरेक्शन में जाएगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ a। अब यहां पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट टेंशन इट इज रिप्रेजेंट बाय t। यहां पे भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, जो भी टेंशन यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इक्वल टू t। ओके, तो ये दो टेंशंस इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी वजह से यहां पे जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा दिस इज इक्वल टू 2t, और जितना टेंशन यहां पे प्रोड्यूस होगा उतना ही वो बैलेंस वहां पे रीड करेगा, स्प्रिंग बैलेंस वहां पे रीड करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें t फाइंड आउट करना है। t फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाने होंगे। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है t, दूसरा हो रहा है 1.5 जी डैश। ये ऑब्जेक्ट कहां पे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, और उसका एक्सेलरेशन कितना है a। सो बाय यूजिंग इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके जो भी इक्वेशन यहाँ पे आएगा, सो t माइनस 1.5 जी डैश, ओके 1.5 जी डैश इज इक्वल्स टू 1.5 into a is the acceleration of this okay system। दूसरा इक्वेशन, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा, देखिए। सो 3g डैश ये ज्यादा है एज कंपेयर टू t, क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ a। तो यहां पे लिखेंगे हम 3g डैश माइनस t इज इक्वल्स टू 3 इंटू a। ओके, सो g डैश की वैल्यू कितना होगा, सो g डैश की वैल्यू होगा g प्लस जी बाई 10। अगर g की वैल्यू मैं 10 लेता हूं तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 प्लस 10 बाई 10 इट इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 11। सो g डैश की वैल्यू आ रहा है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रहा है, इट इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जब हम दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहां पे देखिए दिस t गेट कैंसल, यहां पे 3g डैश है, यहां पे माइनस 1.5 g डैश है, तो कितना आएगा 1.5 g डैश इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, सो 4.5 a। सो a की वैल्यू कितना निकल के आएगा, a की वैल्यू निकल के आएगा 1.5 g डैश अपॉन 4.5, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 g डैश। लेकिन g डैश की वैल्यू कितना है, 11 है, तो 1/3 इंटू 11 मीन्स 11/3। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम। ये जिस तरीके से एक्सेलरेट हो रहा है उसका वैल्यू आ गया a, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ओके, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू कितना आता है देखते हैं। सो t इज इक्वल्स t माइनस 1.5 इंटू 11 g डैश की वैल्यू 11 है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 11/3। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 5.5। और उसी तरह अगर इसको हम देखते हैं तो ये कितना होगा 16.5। सो t माइनस 16.5 इज इक्वल्स टू 5.5। सो फाइनल t की वैल्यू कितना आएगा 22 न्यूटन। ओके, 22 न्यूटन इतना आया t की वैल्यू। अब यहां पे देखिए हमें निकालना क्या है 2t।
तो टी की वैल्यू 22 न्यूटन आ गया, तो टी की वैल्यू कितना, 2t की वैल्यू कितना आएगा 44 न्यूटन। सो दिस इज अ आंसर। तो ये बैलेंस जो भी है कितना रीड कर रहा है 44 न्यूटन, इतना वो रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K is equals to 100 Newton per meter। ये वैल्यू दिया है। What is the elongation of the spring? बहुत इजी है, निकाल लेंगे। If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ओके, सो क्या सिचुएशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्प्रिंग कंसिडर करेंगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, k की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो दिस इज अ रिजिड सपोर्ट सीलिंग है ये। अब इस स्प्रिंग को जैसे मैं कुछ ब्लॉक अटैच करता हूं तो यहाँ पे ब्लॉक के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा नीचे के डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू mg। ओके, सो mg इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा। अब जो भी इलोंगेशन है उस इलोंगेशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, F है, और फोर्स कांस्टेंट कितना है, K है। इन तीनों में एक रिलेशन है, सो दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू माइनस kx। ओके, सो माइनस क्यू, दिस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में होता है। ओके, सो हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे सिर्फ। सो F इज इक्वल्स टू kx। ओके, तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल्स टू F अपॉन k होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? इट इज इक्वल्स टू m इंटू g की वैल्यू 10 लेंगे, m की वैल्यू 2 दिया है, सो इट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन अपॉन k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.2 मीटर। सो पहले इसका आंसर तो हमें मिल गया विच इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। अब इनका कहना है कि इफ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। अब 1 kg ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा कितना इलोंगेशन होगा। ओके, तो हम उसी तरह x डैश फाइंड आउट करते हैं जब हम यहाँ पे और एक ब्लॉक को अटैच कर रहे हैं इसके साथ। ओके, मान के चलिए जो भी ब्लॉक में यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ उसका मास अब 3 kg है। अब 3 kg है तो यहाँ पे टोटल कितना फोर्स एक्ट होगा 30 न्यूटन। ओके, और कितना फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट तो सेम रहेगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0.3 मीटर। सो इतना इलोंगेशन हो रहा है जब हम 1 kg को और इसमें ऐड कर दिया तो। अब पहले इलोंगेशन कितना था, इतना था, अब फाइनल इलोंगेशन कितना है, इतना है। तो कितना इलोंगेशन इंक्रीज हुआ है, फर्दर कितना हुआ है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वैल्यू आएगा 0.1 मीटर। ओके, सो पहले इसका आंसर था 0.2 मीटर और सेकंड इसका आंसर है 0.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर, okay, which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongation. ओके, सो सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिर्फ ये जो भी है ये एक एलिवेटर में है और पूरा का पूरा एलिवेटर जो भी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, और उसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना दिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है विद दिस एक्सेलरेशन तो जो भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, हम उसको g डैश कंसिडर करते हैं, तो दैट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू m इंटू g प्लस a। ओके, g डैश की वैल्यू होगा g प्लस a क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, तो अब a की वैल्यू पता है, g की वैल्यू हम 10 लेंगे और m की वैल्यू सबसे पहले 2 kg लेंगे, तो उस वक्त इलोंगेशन कितना आएगा हम देखेंगे। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है, सो x इज इक्वल्स टू f अपॉन k। ओके, सो टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा, इट इज इक्वल्स टू m g प्लस a अपॉन
10 सॉरी अपॉन 100, ये 100 है, दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 प्लस 2 12 यानी 24 होगा। सो ये पूरा 24 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.24 मीटर। अब इलॉन्गेशन इसका एज कंपेयर टू इनिशियल बढ़ गया। अगर हम 1 kg को और ऐड कर रहे हैं जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया है तो x डैश की वैल्यू कितना होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू m टोटल मास होगा 3 kg और g की वैल्यू 10 प्लस 2 यानी 12 अपॉन 100। दिस इज इक्वल्स टू सो ये होगा 36 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इक्वल्स टू 0.36 मीटर। सो दिस इज द फाइनल एलोंगेशन। ओके, पहले इतना था, 1 किलो ऐड करने के बाद कितने से बढ़ा, 0.12 मीटर इतने से बढ़ा। सो दिस इज द आंसर। तो पहला इसका जो भी आंसर आएगा 0.24 मीटर और सेकंड आंसर आएगा 0.12 मीटर। Question number 19. The force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B in upward direction and remains constant. Okay. So एक यहाँ पे बलून हम कंसिडर करते हैं हॉट एयर बलून। ओके, तो उस बलून के ऊपर जो भी बायंसी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो जिस डायरेक्शन में बलून जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट हो रहा है एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट, एंड वो प्रोपोर्शनल किसको है, वेलोसिटी को है। द बलून कैरीज अ मास m and is found to fall down near the earth surface with constant velocity v। उस पूरे बलून का मास जो भी है वो m है और वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, अपर डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तो उसके लिए हमें कितना मास उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं। सो दिस इज अ हॉट एयर बलून। ओके, सो यहाँ पे एक बायंसी फोर्स एक्ट हो रहा है हमेशा। दिस बायंसी फोर्स इट इज एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इट इज एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन जो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज दैट फोर्स। अब सबसे पहले कंडीशन दिया है कि बलून नीचे आ रहा है और उसकी वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज इन डाउन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। अब ये अगर नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एयर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफ द बलून एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। सो यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेते हैं। जो भी एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इनिशियल कंडीशन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और जो भी एयर रेजिस्टेंस है उसको मैं एफ सफिक्स आर से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू के इंटू वी, क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ओके, सो हम के भी ले सकते हैं वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ऐसे कंडीशन में इसका मास कितना दिया है, इस बलून का मास टोटल मास दिया है इट इज इक्वल्स टू m। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा जो कि नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में तो वो उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, m इंटू जी। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे कि ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, भले ही वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। उसकी वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है नीचे के डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। So on the basis of this discussion we can write here mg is equals to b plus kv।
ओके, सो बी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, के वी ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एम जी नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और इस सिस्टम भले ही नीचे मूव हो रहा है लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है इसका, तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है देखिए, हाउ मच मास शुड बी मूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस बलून में से थोड़ा मास हटा देना है। थोड़ा मास अगर हटा देंगे तो उसका नया मास बनेगा m डैश। ओके, पहले कितना था, m था, अब m डैश। अब बलून ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये जो भी वेलोसिटी है ना, ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है अभी, एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो भी फोर्स होगा, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, इट शुड एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में बलून ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, बॉयंसी फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसमें से हमने मास निकाल लिया था, तो नया मास कितना आया, m डैश। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज m डैश g, और जो भी एयर का रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है या एयर रेजिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द k इंटू वी नीचे के डायरेक्शन में। तो एक नया इक्वेशन यहाँ पे निकल के आएगा, दैट न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू m डैश g इज इक्वल टू, ओके, तो m डैश g इज इक्वल टू, या इसको नीचे के डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, दो, एक है m डैश g और दूसरा एफ आर मीन्स के वी। सो m डैश g प्लस के वी विच इज इक्वल्स टू b। ये दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट हियर m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितना होगा, m इज इक्वल्स टू b प्लस के वी अपॉन g। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, m डैश इज इक्वल्स टू, के वी को इधर ला लेते हैं, सो b माइनस के वी अपॉन g। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो ये सेकंड इसका मास है, ये फर्स्ट इसका मास है। अब हमने मास कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा, यही तो पूछा है यहाँ पे, कितना कितना मास आपने उसमें से रिड्यूस किया है। तो इनिशियल मास में से फाइनल मास को हम हटा देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नया इक्वेशन जो भी आएगा, सो दैट न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा m चेंज इन मास या रिड्यूस मास इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस m डैश। दिस इज इक्वल टू, सो b अपॉन g प्लस के वी अपॉन g माइनस b अपॉन g प्लस के वी अपॉन g। ओके, सो इन दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, m का और m डैश का। तो यहाँ पे b अपॉन g गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा m की वैल्यू जो भी आ रहा है विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ के वी अपॉन g। सो दिस इज अ रिड्यूस मास, इतना मास हमने रिड्यूस कर दिया। लेकिन भैया हमें के और v की वैल्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है, वो तो हमने अज्यूम कर लिया था। ओके, के की वैल्यू तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे m दिया है, b दिया है। ओके, और इनके टर्म में ही हमें आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, इस इक्वेशन के बेसिस पे। सो के वी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो के वी की वैल्यू कितना आएगा, सो के वी इज इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस बी, सो m g minus b. Substitute this value in this equation. So therefore delta m and a reduced mass it is equals to 2 times upon g, kv के जगह पे mg माइनस b। जब इसको सॉल्व करेंगे, g को अगर अंदर लेते तो कैपिटल m g अपॉन g हो जाएगा, तो g गेट कैंसल, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m माइनस b अपॉन g एंड दिस आंसर इज गिवन। ओके, तो इतना मास हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। सो ये था इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सलेट अप एट अ रेट ऑफ g/6 व्हेन प्लेस डीप इनसाइड द वाटर। ओके, वाटर के अंदर रख दिया उसको। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सलेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे उस चीज का एक्सलेशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स दिया है। अब ये पानी के अंदर है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बायंसी फोर्स एक्ट होगा, वो कि ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा। और इस एम्प्टी बॉक्स जो भी है इसका मास कितना दिया है, m दिया है। ओके, इसका मास कितना दिया है, m दिया है। और ये पूरी चीज एक्सलेट हो रही है ऊपर के डायरेक्शन में, तो उसका एक्सलेशन की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू g/6 where g is acceleration due to gravity। अब ये पानी के अंदर होने के कारण बायंसी फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है और ये पूरा ऊपर जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन, तो इसके मास की वजह से नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द m इंटू जी। ओके, ये पहले सिचुएशन हो गया। अब इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, देखिए पूरा सिस्टम कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। सो देयरफॉर b माइनस mg आएगा। सो b माइनस mg इज इक्वल्स टू m into g/6। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हमें बॉयंसी फोर्स मिलेगा। सो b इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये इधर आ गया तो ये 7 mg/6 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉयंसी फोर्स। ओके, गुड। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया फर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे। अब सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें यहाँ पे इसके अंदर सैंड को रखना है। सो ये हमने सैंड को रख दिया। अब इस सैंड का मास कितना है, अज्यूम करो कि जो भी सैंड है इट इज इक्वल टू m डैश हैविंग द मास ऑफ m डैश। तो टोटल सिस्टम का मास कितना होगा, m प्लस m डैश होगा। ओके, अब इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण इनका कहना है कि यहाँ पे ये जो भी सिस्टम है इसका पूरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उतनी ही एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब बायंसी फोर्स तो हमेशा ऊपर ही एक्ट होगा। अब नीचे के डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, सो टोटल फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है इट इज इक्वल टू m प्लस m डैश इंटू जी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू कैन राइट द फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन कैसा होगा देखिए। सो इस डायरेक्शन में पूरी सिस्टम एक्सलेट हो रहा है, सो देयरफॉर यहाँ पे m प्लस m डैश इंटू जी माइनस b is equals to m plus m dash into g/6 आएगा। ओके, g/6 ये क्योंकि इस साइड में एक्सलेशन हो रहा है। ओके, b की वैल्यू हमें पता है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। सो m इंटू जी प्लस m डैश इंटू जी माइनस 7 mg अपॉन 6 इज इक्वल्स टू m g/6 प्लस m डैश g/6। ओके, तो हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा m डैश का, दैट m डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस m अपॉन 5। सो जस्ट सॉल्व दिस, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। सो इतना एडिशनल सैंड उस एम्प्टी बॉक्स में हमें ऐड करना पड़ेगा सो दैट जो ऊपर एक्सलेट हो रहा था वो अब नीचे एक्सलेट होना चालू होगा उसका विद दिस वन। ओके, तो इस तरीके से मेरे साथ साथ HC वर्मा सर की किताबें से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कीजिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर होइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तब तक के लिए बाय बाय।